हेलो दोस्तों। एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे इंडिया जीके के 1000 क्वेश्चनों की पांचवी सीरीज है, जिसमें हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जड़त्व का नियम, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका आइजैक न्यूटन। तो आपका आंसर है सबसे ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। इसके द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था और इसमें और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूटन न्यूटन जो कि बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 नियम दिए थे। जो इनका फर्स्ट नियम था, फर्स्ट रूल था, वो था आपका जड़त्व से संबंधित जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम क्या होता है कि अगर एक वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बाह्य फोर्स काम नहीं करेगा, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करके उसकी मोशन को रिड्यूस ना कर दे। तो ये था जड़त्व का नियम। सेकंड नियम दिया था न्यूटन ने, वो था F बराबर एम ए। यहाँ पे एम एफ क्या है भाई, यहाँ पे एफ है आपका फोर्स मतलब बल, एम क्या है यहाँ पे मास मतलब द्रव्यमान, और ए क्या है भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तीसरा नियम दिया था न्यूटन सामने, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। तो 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। आइए चलो बात करते हैं और वैज्ञानिक की बात करते हैं। अगर हम बात करें पर अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे ये बेसिकली, ये थे आपके जर्मनी के थे। और इन्होंने नियम दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर का नियम दिया था। तीसरा जो वैज्ञानिक है हमारे जॉन डॉल्टन, इन्होंने नियम दिया था परमाणु को परिभाषित किया था। इनके अकॉर्डिंग दुनिया की हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और एक इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, ये ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 2 नियम दिए थे, 2 थ्योरी दी थी। पहली थ्योरी दी थी इन्होंने बिग बैंग की, और सेकंड थ्योरी दी थी इन्होंने ब्लैक होल की। तो दोस्तों ये था आपका पहला क्वेश्चन। याद रखना, इसमें जड़त्व का नियम न्यूटन सामने दिया था, जड़त्व F बराबर एम ए, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर का नियम दिया था। जॉन डॉल्टन ने परमाणु को परिभाषित किया था। और स्टीफन हॉकिंग ये ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन। भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश 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 वनों और वृक्षों से आच्छादित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2015 की बात करें तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 24.16%। मतलब 2015 के अनुसार तो क्या होगा 24.16%। लेकिन अगर लेटेस्ट डाटा 2017 का उठाए हम, तो 2017 का अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 24.4%। ये हमारा लेटेस्ट डाटा है, इसके बाद का भी डाटा बना नहीं है। तो लेटेस्ट डाटा हमारा 2017 का 24.4%, और 2015 का अनुसार कितना 24.16%। ये है इसका। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा सकते हैं कि हमारे भारत देश में पहली वन रिपोर्ट कब बनी थी भाई। पहली वन रिपोर्ट 1894 में पहली वन रिपोर्ट बनी थी। और भारत सरकार द्वारा 33% वनों का लक्ष्य कब किस साल लिया गया था, 1988 में। ये टारगेट डिसाइड किया गया था कि हमें भारत देश की भूमि पर 33.33% वन चाहिए। और अगर यहाँ पे हमसे पूछे 2017 में
जो लेटेस्ट डाटा है, देखो ये जो डाटा है नंबर 2017 में, ये वन प्लस वृक्ष है कि वन और वृक्ष से आच्छादित। अगर ओनली केवल वनों का पूछे तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 21.53%। अगर केवल वनों का पूछे और वन प्लस वृक्ष का पूछे तो 24.4%, और 2015 के अनुसार वन प्लस वृक्ष का पूछे तो 24.16%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 2015। अब इसमें भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि एसएलवी कब शुरू किया गया था, तो एसएलवी कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1980 में। हालांकि इसकी शुरुआत स्टार्टिंग 1979 में हुई थी, लेकिन ये फेल हो गया था किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम कारण ये फेल हो गया था। तो इसरो के द्वारा फिर एसएलवी की शुरुआत हो गई थी 1980 में, शुरुआत की वापस, और उस समय क्या हो गया था, ये पास हो गया था। 1980 में क्या हो गया, ये पास हो गया था। तो हम मानते हैं कि एसएलवी कब लॉन्च किया था? 1980 में। ये तो था एसएलवी का। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे ASLA, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 1987 में। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे GSLV, तो ये कब शुरुआत की गई थी? 2001 में। चौथा पूछ सकते हैं आपसे इनसैट, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। फिर पूछ सकते हैं आपसे RISAT, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। RI इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट। दो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। और एक और इंपॉर्टेंट आता है आपका एजुसेट। ये पढ़ाई से संबंधित है। एजुसेट मतलब इंडिया के हर कोने में नेट की व्यवस्था करना, जिससे बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकें ऑनलाइन। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। और ओशियन सेट, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। आपने देखा होगा कि 2008 में बम्बई में जो हमले हुए थे, जिसमें कसाब को फांसी हुई थी, तो वो समुद्र के रास्ते इंडिया पर आए थे। तो इंडिया वाले उस पर निगरानी नहीं रख पाए थे समुद्र के रास्ते पर। तो उसके बाद 2008 के बाद ओशियन सेट की व्यवस्था की गई, इसको लॉन्च किया गया ताकि हमारे जल मार्गों पर निगरानी रख सकें कि अगर कोई हमारे जल मार्ग या समुद्र के रास्ते कोई भारत देश में एंट्री करता है इलीगल तरीके से, तो उसको रोका जा सके। तो इसलिए ओशन सेट, ओशन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर ओशियन एन आएगा, यहाँ पे मतलब समुद्री होता है ओशन सेट। और आठवां आता है आपका IRNS, तो ये कब लॉन्च किया गया था भाई? ये किया गया था 2013 में। और एक नवा और आता है, सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट करंट जीके का भी क्वेश्चन बनता है। कार्टोसैट, इसको दो भागों में लॉन्च किया गया है, 2 पार्ट में लॉन्च किया गया है इसको। पहला जो भाग है वो किया गया था 2005 में, और दूसरा जो भाग है वो लॉन्च किया गया था 2016 में। ये करंट जीके का क्वेश्चन बनता है, ये स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसरो ने एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है एसएलवी 1980 में 1979 में शुरुआत की थी, लेकिन फेल हो गया था। तो इसको 1979 को हम नहीं मानते, 1980 को मानते हैं, जिसमें पास हो गया था ये। ASLA 1987 में, GSLV 2001 में, इनसैट 2006 में, RISAT 2009 में, रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट एजुसेट 2004 में, ओशन सेट 2009 में, IRNS 2013 में, कार्टोसैट 2 पार्ट में जो 2005 पहला और 2016 दूसरे में लॉन्च किया गया था। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? सॉरी, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसने आविष्कार किया था गन पाउडर, जिसको हम बारूद या डायनामाइट भी बोलते हैं, बारूद या डायनामाइट। तो गन माइट के अलावा बारूद या डायनामाइट भी लिखा सकता है, तो याद रखना। अब इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आपका रेडियम। तो रेडियम की अगर हम बात करें तो रेडियम की खोज किसने की थी भाई? मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, सब जानते हो। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी और मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था इसको। किसके लिए मिला था? रेडियो एक्टिविटी के लिए। और 1911 में इनको वापस अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड। वो मिला था रेडियम के लिए। और एक्सरे की खोज की थी। अगर एक्सरे की पूछे आपसे तो इसकी खोज की थी रोन्टजन ने। और सोलर सिस्टम की खोज की थी कोपरनिक्स ने। ये कोपरनिक्स वही हैं जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में और सारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए इनको जेल भी हुई थी, क्योंकि इसमें बाइबल में लिखा था कि सूर्य और पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इसको मिथ्या कहा साबित किया था और कहा था कि पृथ्वी और सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बाइबल झूठी हुई थी, इस चक्कर में इसको जेल में पहुंचा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल अगर आपसे पूछे कि किस देश के थे ये, तो ये थे आपके स्वीडन के। रोन्टजन ये कहाँ के थे भाई? ये थे जर्मनी के। ठीक है ना। तो याद रखना मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। 1903 में नोबेल मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए, 1911 में नोबेल मिला था रेडियम के लिए। और अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था गन पाउडर, जिसको बारूद या डायनामाइट बोलते हैं। सोलर सिस्टम इसका आविष्कार किया था कोपरनिक्स ने। एक्सरे का आविष्कार किया था रोन्टजन ने। निम्न में से कौन एक भारतीय रेलवे के क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा EWR। और इसमें मैं बताता हूँ आपको लेटेस्ट जो जोन है, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग टोटल जोन कितने हैं भाई इसमें रेलवे के इंडिया में? तो टोटल जोन है इसमें 18वां। और जो 18वां जोन है ना, वो कौन सा है? 18वां जोन आंध्र प्रदेश में, मतलब AP में, आंध्र प्रदेश में कोस्टल रेलवे जोन बनाया गया है। तो इसलिए 17 से 18 हो गए हैं। और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय उसका विशाखापत्तनम में। और कौन सा जोन बनाया गया है? SCR, ये याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई। और इसी कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई भी की थी और ये इस कॉलेज में ये प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने ही धन का निष्कासन थ्योरी दी थी। मतलब इंग्लिश में अगर इसको बोले तो ड्रेन्ड थ्योरी, सिद्धांत दिया। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि धन का निष्कासन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने देखा था कि जो अंग्रेज थे वो इंडिया से कच्चा माल लेते हैं और उसी कच्चे माल से ये अपने देश में ले जाकर कच्चा माल बहुत ही सस्ते कीमत पर लेते हैं और अपने देश में ले जाकर उसके प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में बेचते थे महंगी कीमत पर। तो इससे हमारे देश का जो धन था वो निष्कासित हो रहा था, अंग्रेज उसको लूट रहे थे। तो उन्होंने इस थ्योरी को जनता के सामने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेडी फिंगर, इसको बोलते हैं हम भिंडी।
देखिए यहाँ पे, तो ये लेडी जो फिंगर है ये जेनेटिक्स मॉडिफाई नहीं है, जेनेटिक मॉडिफाई लेडीज फिंगर नहीं है। बाकी बीकी कॉटन, गोल्डन राइस, एम्फोरा, ये तीनों क्या है भाई आपके, ये तीनों जेनेटिक मॉडिफाई हैं, ये तीनों जेनेटिक मॉडिफाई हैं। और गोल्डन राइस इसमें विटामिन ए मिलता है। और एम फ्लोरा, अगर हम एम फ्लोरा की बात करें तो एम फ्लोरा, अगर आलू को हम जेनेटिक मॉडिफाई करके जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो एम फ्लोरा ही कहलाता है। मतलब ये किसका रूप है भाई, पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं आलू। और बीटी कॉटन कपास, ये भी क्या है आपका भाई, जेनेटिक मॉडिफाई है, याद रखना इसमें, ठीक है ना। और भारत सरकार ने एक और बैंगन को भी जेनेटिक मॉडिफाई करके इसका भी प्रोडक्शन किया था, लेकिन बाद में पता चला कि इससे दीर्घकालिक काल में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो इसको रद्द कर दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डी ऑप्शन, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका यूज क्या कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वेंटिलेटर पर, वेंटिलेटर पर इसका यूज किया जाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हम बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका यूज किया जाता है जहरीली गैस पे। और अगर हम तीसरा बात करें जैसे नाइट्रिक एसिड, तो इसका उपयोग किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। ये क्वेश्चन राजस्थान एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान एलडीसी में 2018 में एग्जाम हुआ था, 2019 में शायद 18 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन 2018 में राजस्थान एलडीसी 2018 में ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था साइंस में। और आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, इसका यूज ये कहाँ पाया जाता है भाई, ये पाया जाता है एरोसोल में। एरोसोल क्या होता है, जो हवा में प्रदूषित कण, हवा में जो प्रदूषित कण होते हैं जो तैरते रहते हैं, वो एरोसोल होते हैं, उनमें नाइट्रस ऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वेंटिलेटर पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहरीली गैस में, नाइट्रिक एसिड रॉकेट फ्यूल में, और क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आईएसआई का पूरा नाम क्या है। तो आईएसआई, इसका पूरा नाम क्या है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ये, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इसका गठन कब हुआ था, अगर इसका गठन पूछे तो इसका गठन हुआ था 1948 में। और अपने इंडिया की कौन सी खुफिया एजेंसी, सब लोग जानते हैं इंडिया की कौन सी है, रॉ। अगर आपसे रॉ का फुल फॉर्म पूछ ले तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। 12वां, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से पहले कब हुआ था, 1965 में। आपको तो पता है 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1965 में पाकिस्तान से, फिर 1971 में वापस पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और एक बात ध्यान रखना इसमें कि अगर आपसे पूछे कि 1962 में जो इंडो और चाइना का जो युद्ध हुआ था, उसमें अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे
कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, और प्रधानमंत्री पूछे तो प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए यहाँ पे 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगर दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा युद्ध 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्ण थे। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और अगर तीसरी बात करें हम 1971 इंडिया और पाकिस्तान, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री की बात करें तो हम सबको पता है प्रधानमंत्री कौन थे उसमें, इंदिरा गांधी। उस मोर्चे पे काफी अच्छा काम किया था इंदिरा गांधी जी ने। और देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1971 में ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, तो बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था भाई, 16 दिसंबर 1971 में। और उस समय अपने इंडिया में एक कमान बनाई गई थी, पूर्वी कमान। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में जो पूर्वी कमान बनाई गई थी उसको किसने लीडरशिप किया था या किसने उसको संभाला था, तो इसका आंसर होगा आपका जगजीत सिंह अरोड़ा। ये इंडिया के थे। और पाकिस्तान की तरफ से किसने संभाला था, ए के नयासी साहब ने। और इनको अरोड़ा साहब ने इनको घुटने टिका दिए थे और इसे साइन करवाए थे, और बांग्लादेश आपका अस्तित्व में आया था। तो उम्मीद है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंडिया और चाइना के समय 1962 में राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, प्रधानमंत्री सब जानते हो। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के समय राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्ण, और प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के समय राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, सबको पता है। उस समय बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 16 दिसंबर 1971 को। पूर्वी कमान बनाई थी इंडिया में जंग लड़ने के लिए, तो उसके लीडरशिप थे जगजीत सिंह अरोड़ा, और पाकिस्तान के थे ए के नयासी साहब। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए, तो ये बनाया जाता है हमारा 30 जनवरी 2016। 30 जनवरी 2016 को मनाया जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं हम, जो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे पहला आता है यूथ डे। यूथ डे कब मनाया जाता है भाई, 12 जनवरी। दूसरा आता है आपका साइंस डे या विज्ञान दिवस, तो ये कब मनाया जाता है भाई, 28 फरवरी। तीसरा आता है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे, ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। चौथा आता है आपका एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे, ये कब बनाया जाता है भाई, ये बनाया जाता है 21 मई। पांचवा है कारगिल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है भाई। तो कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई, याद रखना, कई बार का एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। छठा आता है आपका सिविल सर्विस डे, ये कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल। सातवां आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये कब मनाया जाता है, 29 अगस्त।
8वां आता है नेशनल यूनिटी डे। ये बनाया जाता है 31 अक्टूबर, और ये किसके उसमें उपलक्ष्य मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती पर 31 अक्टूबर। और नवा है आपका गुड गवर्नेंस डे। ये कब बनाया जाता है? 25 दिसंबर। और गुड गवर्नेंस डे ये क्या है भाई? ये अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया के 5 साल प्रधानमंत्री रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि महान पीएम रहे हैं, मेरी नज़र में तो अच्छे पीएम थे, के शासनकाल को गुड गवर्नेंस डे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी 2016 को, 30 जनवरी 2016 और से शुरुआत हुई थी। बाकी 30 जनवरी को बनाया जाता है। यूथ डे बनाया जाता है 12 जनवरी को, साइंस डे बनाया जाता है 28 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, एंटी टेररिज्म डे बनाया जाता है 21 मई को, कारगिल दिवस 26 जुलाई को, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, और नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर, और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए। एक ग्रह की कक्षा के 2 बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, मतलब ए प्लैनेट इज ऑर्बिट इज एलिप्टिकल विद द सन इज वन ऑफ द 2 फोकल पॉइंट। तो यही आपका किसी भी ग्रह की जैसे 2 कक्षा है, 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में ये, कि श्रीलंका ऐसा देश है जिसमें सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहते, जैसे हमारे देश में छोटे सिक्के को पैसा कहते हैं। और अब एक बात देखिए यहाँ पे कि जो अपने देश में जो करेंसी है जिसका नाम रुपये है, अपने देश की करेंसी है, ये कहाँ कहाँ चलती है, किस देश में करेंसी को रुपया बोला जाता है? तो इंडिया में, इसके बाद इंडोनेशिया में, फिर आता है आपका मलेशिया में, फिर आता है आपका नेपाल में, फिर आता है आपका सेशेल्स जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो ये देश बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। और श्रीलंका में भी करेंसी रुपये में चलती है, लेकिन वहाँ पे सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो ये थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 37। लेटेस्ट डाटा के अनुसार 37 है। और जयपुर का एक किला है जिसकी भी अभी यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों के लिए बात चल रही है, तो वो अभी प्रोसेसिंग में है। फिलहाल तो आपके कितने भाई यहाँ पे? 37। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। तो अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। अच्छे बुरे जो भी कमेंट है वो जरूर करना आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।